सेल चैप्टर किया जाए। दोनों कंफर्टेबल पढ़ा हुआ है ना अच्छे से। इजी यस सर। चैप्टर है, इसलिए मैं ये पूछ रहा हूँ। इजी चैप्टर है, उसके बाद भी हम इसको एक नए तरीके से करेंगे। और सेल चैप्टर ही मैंने क्यों स्पेसिफिक मेंशन किया, क्योंकि हर चीज में एप्लीकेशन है। कोई भी कोर्स करोगे 12th के बाद, तो ये एक बेसिक चीज है सेल। ठीक है, ये एक बेसिक चीज है सेल, इसलिए हम सेल से स्टार्ट कर रहे हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे पहले तो इस सेल की बात हम कर ही क्यों रहे, इससे क्या बेनिफिट हो जाएगा। क्योंकि जैसे सेल हम देखते हैं कि बहुत बेसिक यूनिट है। सेल एक बेसिक यूनिट है। ये हमारा स्ट्रक्चर भी डिसाइड करती है, और हम क्या काम करते हैं ये भी डिसाइड करती है ना। जैसे हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें, तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बना है। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल, है ना। अब बात क्या है कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, हमें पढ़ना क्यों चाहिए। लेट मी आस्क यू, क्योंकि ये बहुत बेसिक टॉपिक है, ये तो आता ही होगा, इसलिए मैं पूछता हूँ। अभी नहीं, व्हाई शुड वी रीड अबाउट सेल। आई एम नॉट आस्किंग डेफिनेशन कि सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। मैं पूछ रहा हूँ कि हमें पढ़ना ही क्यों चाहिए। व्हाई शुड वी रीड सेल, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेल, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सर एवरी सेल हैज डिफरेंट फंक्शंस एंड सारे सेल्स बना के टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू बना के फिर कोई सिस्टम बनाते हैं जिसकी वजह से सारे कामों से हो जाते हैं हमारे। ठीक है, हर्षिता। यस सर। वीडियो, हाँ। सर नेटवर्क इशू है शायद, नेट खत्म हो गया। कोई बात नहीं। तो सेल का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या क्यों जरूरी है सेल को पढ़ना। अगर हम नहीं पढ़ रहे सर थे सेल के बारे में, तब भी तो हमारी जिंदगी चली रही थी, है ना। हाँ सर। हमारे दादा परदादा ने सेल के बारे में नहीं पढ़ा, उनकी भी जिंदगी निकल गई, हमारी भी निकल जाएगी। तो जरूरत क्या है इसको पढ़ने की, हम्म, समझ रहे हो। मेरा एक बहुत मतलब सर। लॉजिकल क्वेश्चन है, एक क्यूरियस माइंड से। मैं, अब मान लो हमारे पेरेंट्स हैं, उनको क्यों जानना चाहिए सेल के बारे में, क्या हो जाएगा अगर सेल के बारे में जान भी लिए। और हमने क्या उखाड़ दिया अब तक जितना सेल के बारे में जाना है, ये भी सोचने वाली बात है। बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन बोल रहा हूँ, नीट से तो इसमें क्वेश्चन आते ही है, बट ये एक इतना बेसिक चैप्टर है कि 6 क्लास में आना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद भी मैं यही सेम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, व्हाई डू वी नीड टू रीड अबाउट सेल। हाँ हर्षित। सर अब हम जैसे कि कह सकते हैं कि सेल सबसे छोटी कोशिका होती है सब, ये इसीलिए। और सबको मतलब इसके बारे में पता चले कि सेल से ही सारे ऑर्गेनिज्म टिश्यू वगैरह बनते हैं। तो फिर वो तो फिर भी बनेगा अगर हमें नहीं पता चला तो। हाँ वो, अब सर क्या बताऊँ। हाँ, अदिति, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। कि नहीं यस पता हो सर। तब भी तो हमारी जिंदगी चलेगी ही, तो सिलेबस में दिया ही क्यों है। सर बेसिकली अगर हम देखें प्लांट सेल और एनिमल सेल में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो तो उस वजह से हमें डिफरेंट डिफरेंट चीजों के बारे में पता चलता है। ये सर क्या मुझे यही होता है पता है, सेल इसलिए में, मैं क्या बता। होता है न्यूक्लियस होता है क्या, उसके बारे में हमें पता चलता है। अच्छा, अब मैं बता देता हूँ। बड़ा ही बेसिक सा पॉइंट है। अगर सेल के बारे में हमने एडवांसमेंट की है, तो उसका आज के टाइम पे सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ है कि हमारी मेडिकल साइंस इतनी स्ट्रांग हो गई है कि बहुत सारे डिजीज का हम ट्रीटमेंट कर पाए। एक सिंपलेस्ट एग्जांपल देता हूँ,
कि हमें पता चला हम भी सेल के बने हैं और बैक्टीरिया भी सेल का बना है ना, दोनों ही सेल के बने हैं। लेकिन जब हमने स्टडी किया तो पता चला कि बैक्टीरिया की सेल थोड़ी डिफरेंट थी, प्रोकैरियोटिक सेल, और जो यूकैरियोटिक सेल होती है हमारी सेल, वो थोड़ी सी डिफरेंट। अब इस बैक्टीरिया के बारे में हमें क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि ये हमारे अंदर बीमारियां बहुत सारी कर रहे हैं। टाइफॉइड, न्यूमोनिया, प्लेग, टीबी, बहुत सारी जो पॉपुलर बीमारियां हैं जो आम हमारी जिंदगी में होती है, वो बैक्टीरिया से होती है। लाखों लोग हर साल दुनिया में मरते हैं इन बीमारियों की वजह से। अब हम चाहते हैं कि कोई इंसान इससे ना मरे। जब हमने इसको स्टडी करने की कोशिश की तो हम चाहते हैं कि ट्रीटमेंट मिले ऐसा जिससे, अगर किसी को न्यूमोनिया हो गया तो उसने कुछ दिन टैबलेट खाई, इंजेक्शन लिया या ट्रीटमेंट लिया, और उसका प्रॉपर कभी भी कोई दिक्कत नहीं है। यही हम चाहते हैं मेडिकल साइंस के स्टूडेंट होने के बाद। तो जब हमने ये दोनों सेल पढ़ी तो हमें पता चला कि अगर हम बैक्टीरिया को मारने की कोशिश करेंगे, वो भी सेल का बना है, हम भी सेल के बने हैं, तो हमारी सेल की भी तो डेथ हो सकती है। क्योंकि अल्टीमेटली दोनों सेल के बने हैं, और बैक्टीरिया एक तो है नहीं, बिलियंस में बैक्टीरिया होते हैं हर जगह में। तो उनको मारेंगे बिलियंस ऑफ सेल को, तो बिलियंस ऑफ सेल हमारी भी तो मरेंगी। और सुना भी है कि दवाइयों के साइड इफेक्ट भी होते हैं, क्योंकि दोनों है तो सेल। बट जब हमने और डीप में स्टडी करने की कोशिश की तो हमें पता चला कि हमारे अंदर सेल में सेल वॉल नहीं होती, बैक्टीरिया में होती है। जब हमें ये समझ में आया तो हमने क्या किया, बैक्टीरिया की सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसकी सेल वॉल का स्ट्रक्चर हमने समझने की कोशिश की, क्योंकि वो उनके अंदर है, हमारे अंदर नहीं है। अब मान लो तुम एक ऐसी दवाई डिजाइन कर रहे हो जिसमें वो दवाई सिर्फ बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर रही है। इससे बेनिफिट क्या हुआ? बैक्टीरिया की सेल वॉल डिस्ट्रॉय हो गई तो वही उसका मेन वो था, क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन की लेयर थी। उसको हमने खत्म कर दिया तो बैक्टीरिया भी मर जाएगा। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर तो सेल वॉल है ही नहीं, हमारी सेल के अंदर तो सेल वॉल है ही नहीं। तो इससे क्या हुआ कि जो हमारी सेल है वो प्रोटेक्टेड रही, उसको कुछ नहीं बिगड़ा दवाई की वजह से, और जो बैक्टीरिया की सेल है वो मर गई। जब हमें ये मैकेनिज्म समझ में आई, इसी वजह से तो आज टाइफाइड से डेथ होना बहुत आम बात नहीं है। एक जमाने में जब न्यूमोनिया होता था बोलते थे माता आ गई है, मोतीझारा हो गया है इसको, तो है ना, इसको इस बाबा को के पास लेके जाओ। आज साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतनी एडवांसमेंट कर ली कि वही बीमारियां कुछ भी नहीं लगती। एक जमाने में जब चेचक हुआ था, जिसको हम क्या बोलते हैं, चेचक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लेप्रोसी, स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। जैसे चिकन पॉक्स होता है ना, वो तो थोड़ा सा हल्के फॉर्म होते हैं। उससे पहले स्मॉल पॉक्स होता था, लाखों लोग मरते थे, बहुत बुरी बीमारी होती थी, बहुत ज्यादा। एडवर्ड जेनर ने उसकी वैक्सीन को डिस्कवर किया, पता चला कि इसकी एक वैक्सीन बना सकते हैं। अब वो बैक्टीरिया तो नहीं है, तो बैक्टीरिया की तरह उसको सेल वॉल को तो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बट उसके अगेंस्ट हम पहले स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बना सकते हैं। अगर हमने स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बना ली तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि हम उस वायरस के अगेंस्ट पहले ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और पहले ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो हमारा जो इम्यून सिस्टम उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। मेक सेंस? ये कुछ ऐसा ही है कि हमें अगर पता चल जाए हमारा दुश्मन कौन है, तो दुश्मन से लड़ने के लिए हमने पहले ही तैयारी शुरू कर दिया हमारी, और हम इतने स्ट्रांग बन गए हैं, अगर अब हमारा दुश्मन आएगा तो हम एकदम उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। यही काम वैक्सीनेशन का होता है, किसी भी वैक्सीन का, कि वैक्सीन के अंदर जब हम दवाई लेते हैं ना तो वो वायरस ही है, लेकिन वो मरा हुआ वायरस है या कमजोर वायरस है। वो वायरस जब हमारी बॉडी में जाएगा, बीमारियां तो नहीं कर सकता, बट हमारी बॉडी को ये पता चल जाएगा ये खतरनाक चीज है, इसको मारना पड़ेगा। तो बॉडी ने उसको मार दिया, बॉडी का इम्यून सिस्टम
डिजीज से फाइट करने की एबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। अब नेक्स्ट टाइम जब रियल वायरस हमारी बॉडी में एंटर करेगा, तो बॉडी इतनी मजबूत है कि उस वायरस को डिस्ट्रॉय कर दे, दवाई लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती थी वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करती। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लगी एक जमाने में, बहुत खतरनाक और घटिया बीमारी थी, आज एग्जिस्ट भी नहीं करती दुनिया में। ये सारी चीजें हमारी बेटर हुई हैं क्योंकि हमें साइंस ने ये सिखाया है कि मेडिकल साइंस कैसे इवॉल्व होगी, हमारी बॉडी कैसे काम करती है, और उसको ट्रीट करने के लिए हम कैसे दवाइयां बनाएं। आज सोच के देखो, कैंसर बन रहा है। कैंसर क्या है? सेल की ओवर ग्रोथ। जहां पे एक सेल बन रही थी वहां पे 10 बनने लगी, 50 बनने लगी, 100 बनने लगी, तो मास बन गया। अब अगर उसको किसी भी तरीके से मारने की कोशिश करोगे तो नॉर्मल सेल भी मरेगी। इसलिए तुम देखोगे कैंसर ट्रीटमेंट में साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते है ना, बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं और बहुत कॉस्टली होती हैं, क्योंकि साइड इफेक्ट की वजह से हम ये चाहते हैं कोई साइड इफेक्ट ना हो, ट्रीटमेंट अच्छा से हो। अगर रेडिएशन से उस मांस को मारने की कोशिश करोगे तो साइड के, अब ऐसा तो है नहीं कि ये एक सेल अलग है, ये एक सेल अलग है, ये तीसरी सेल अलग है। अगर मैं छोटा सा मांस इसमें लूँ, इसी में हो सकता है लाखों सेल मिल जाए, है ना। तो इतना तो अलग कर नहीं सकती, इतनी प्रिसाइज तो वो हो नहीं सकती। तो कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट होगा ही होगा। और उस साइड के इफेक्ट की वजह से तुमने देखा होगा लोग गंजे हो जाते हैं, कमजोरियां आ जाती है, ये बहुत आम सी बात है। अब जब हमने कैंसर का ट्रीटमेंट निकाला तो हमने क्या समझा कि सेल डिवाइड कैसे करते हैं। और जैसे ही हमें समझ में आ गया कि सेल कैसे डिवाइड करती है, तो हमें ये क्लियर हो गया कि ओवर सेल की मैकेनिज्म क्या है डिवाइड करने की। नॉर्मल सेल कैसे डिवाइड करती है, और जो क्या बोलते हैं, जो बहुत रैपिड तरीके से कैंसर का मास है वो कैसे डिवाइड करता है। अगर हम सेल डिवीजन की प्रोसेस को समझ लें, तो जो चीज कैंसर के फास्ट डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है हम उसको रोक सकते हैं, उसकी दवाइयां बना सकते हैं, और कैंसर आगे स्प्रेड ना हो इसके लिए हम क्योर कर सकते हैं। ये सब कब पॉसिबल हुआ? जब हमें ये पता हो कि सेल होती क्या है। सोचो, आज अगर हमें ये नहीं पता होता कि सेल होती क्या है, तो हम मेडिकल साइंस में यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। लगभग हर डिजीज का ट्रीटमेंट जो पॉसिबल है वो सेल से शुरू होता है, बेसिक चीज। बाद में और डेप्थ में जाती है हर एक सब्जेक्ट। तुम दवाइयों से ले लो, ट्रीटमेंट से ले लो, कुछ भी ले लो, मेडिकल साइंस सेल पे ही डिपेंड है 90%। उसकी ही मॉडिफाइड वर्जन हम स्टडी करते हैं कि ऑर्गेनिज्म सेल को कैसे अफेक्ट करेगा, वायरस कैसे इम्पैक्ट करेगा, दवाइयाँ कैसे बनाएंगे, डायग्नोसिस सेल के अंदर कैसे काम करता है, रेडिएशन कैसे काम करती है, एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, सेल के सेल का ही तो इम्पैक्ट है। अब मुझे बताओ, सेल के बारे में तुम कम से कम 5-6 साल से तो जरूर पढ़ रहे हो, 6th क्लास। क्या किसी ने इतनी डिटेल में और इतने प्रिसाइज बताया है कि क्यों पढ़ना चाहिए? फिर स्कूल में तो बेसिक नहीं बताते हैं। हाँ हर्षिता बोलो, कंटिन्यू करो। स्कूल में तो बेसिकली इतना ही बताते हैं, सेलुलर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और जो बुक में होता है वही करा देते हैं। अगर कोई भी ये पढ़ा दे सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, तो क्या मजा आएगा हमें वो सब्जेक्ट पढ़ने में कि हम उसमें रिसर्च करना चाहते हैं, या हम उसमें किसी पेशेंट को ठीक करना चाहते हैं, या हम समझना चाहते हैं कि काम कैसे करती है? कुछ मजा नहीं आएगा, बोले हाँ ठीक है याद करना है। अब जितनी भी कहानियां मैं बता रहा था, क्या मैंने इस बात पे फोकस किया कि इसमें से कुछ भी याद करना है? अदिति, क्या समझ में नो आया? सर, इसमें यही बताया कि आपने सेल इज नेसेसरी, कि हम उसको क्यों पढ़ रहे हैं हाँ। एंड क्या क्या। तो अब मुझे ये बताओ कि 6 साल से सेल के बारे में पढ़ रहे हो, तो कितने लोगों ने ऐसे एक मैकेनिज्म बताई जिससे हमें ये समझ में आए कि पढ़ना क्यों। भूल जाओ एक टाइम से कि नीट की तैयारी करनी है कि और सारी चीज, मैंने जितना भी चीजें बताई वो सिर्फ नीट की बताई। जब हम टीबी की बात करते हैं, हम पोलियो की बात करते हैं, हम स्मॉल पॉक्स की बात करते हैं, हम न्यूमोनिया की बात करते हैं, हम टाइफाइड की बात करते हैं,
ये तो आम इंसान की बीमारियां है ना, और ये नीट के सिलेबस में है। एक भी बीमारी मैंने नीट के सिलेबस से बाहर नहीं। वैक्सीनेशन कैसे काम करते हैं ये हमारे 12th क्लास में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में दिया। अब मुझे बताओ, क्या हर इंसान को ये जानने की जरूरत नहीं है कि जब वो दवाइयां ले रहा है तो उसकी बॉडी में दवाइयां कैसे काम करेंगी, उनके साइड इफेक्ट कैसे काम करते हैं, उन साइड इफेक्ट से कैसे बचा जाता है, न्यूट्रिशन जब हम खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी में कैसे काम करता है। बॉडी बिल्डर कहते हैं ना कि इतना प्रोटीन लो, इतने कार्ब्स लो। तो इसका मतलब वो सारी चीजें सेल में जाके काम करेंगी और उससे हम इतने स्ट्रांग बने कि बीमारियां ना हो फ्यूचर में। ये सेल की ही तो स्टडी है। किसी को हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है, इसका मतलब क्या, उसकी हार्ट की सेल प्रॉपर एनर्जी नहीं दे पा रही है, उसका माइटोकॉन्ड्रिया सही से काम नहीं कर रहा है। जब आपने वो दिया, क्या बोलते हैं, जब आपने हार्ट पेशेंट को सेव करने के लिए वो जो प्रोसेस है पंपिंग की वो की, तो उसमें एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, एक्टिवेट कर रहे हो बॉडी को कि उसके माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिवेट आ जाए, थोड़ी एनर्जी आ जाए और एनर्जी की वजह से ब्लड फ्लो करना स्टार्ट कर दे। मेक सेंस? तो अब बताओ, सब्जेक्ट को रीड करना कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जो हमने बचपन से पढ़ा है, और सेल को जीना जिससे एक डॉक्टर बनने की होप और बढ़ती आ रही, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग। और इसका पर्पज ये भी नहीं था कि सेल का डेफिनेशन याद हो कहीं से, कुछ डिफरेंस होता है। कहीं ऑनलाइन या ऑफलाइन में आज तक ऐसे सेल की एक्सप्लेनेशन सुनी हो तो बताओ, हर्षिता, अदिति। नो सर। इसलिए नहीं है कि मैं बहुत महान हूं, मैं ये समझने की कोशिश करता हूँ कि बच्चा प्रोसेस को एंजॉय करे, रिजल्ट उसकी आउटपुट होगी। अगर मैं उसको बोरिंग बनाऊंगा कि ये याद कर लेना मैंने पढ़ा दिया, तो सीधी सी बात है, कभी ना तो इंटरेस्ट आएगा, और नीट तो बोलो कि वैसे भी पढ़ने का मन नहीं करेगा सब्जेक्ट, है ना। तो आज के लिए इतना ज्ञान बहुत है। डॉक्टर बनने की सफर जारी हो गया, शुरू हो गया। सर कल क्लास कितने बजे होगी? डेली 6:30 वही। होगी, आधे घंटे की होगी। ये तो बस एक स्पेशल कंडीशन थी, जो मैं नॉर्मली बाहर नहीं जाता था, पहली बार आया था तो इसलिए। तो 6:30 डेली। ठीक है, तो मिलते हैं कल फिर 6:30 में, केमिस्ट्री के साथ। हमारी फिजिक्स होगी, बायोलॉजी होगी, केमिस्ट्री कल करेंगे एक नई कहानी के साथ। और ये कहानी हर चैप्टर में चलेगी, अलग तरीके से चलेगी, जहाँ पे ये लगेगा कि हाँ डॉक्टर बनने तो जा रहे हैं। ठीक है, करो एंजॉय। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर। ओके।